ओके, गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग सर। लगता है खाना खा पी कर नहीं आया आप लोग का। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। दैट्स गुड। हम लोग जो चैप्टर कंप्लीट करेंगे, इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। क्या? इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज, कि फूड रिसोर्सेज में क्या क्या इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है। तो इस चैप्टर को ओवरऑल जब हम कंप्लीट करेंगे तो इसमें दो चीज़ें आपको सबसे इम्पॉर्टेंट है। एक तो फूड रिसोर्सेज क्या है, फूड रिसोर्सेज क्या है, और दूसरा इम्प्रूवमेंट क्या है, ये चीज़ बतानी। क्या? फूड रिसोर्स क्या है और इम्प्रूवमेंट क्या है, इसके ऊपर ही आपका पूरा ओवरऑल चैप्टर डिपेंड करता है। फिर आपके फूड रिसोर्सेज में सबसे बड़े फूड रिसोर्सेज आपके क्या है? प्लांट एंड एनिमल। कौन से दो सबसे बड़े रिसोर्स हैं? तो आपसे कोई पूछेगा फूड रिसोर्सेज क्या है, तो आप क्या बताएंगे? प्लांट एंड एनिमल। सबसे पहले चैप्टर जो आपका बोल रहा है फूड रिसोर्स, फूड का सोर्स क्या है, फूड रिसोर्स है क्या? प्लांट और एनिमल। तो हमको इम्प्रूवमेंट किस में करना है? प्लांट और एनिमल में इम्प्रूवमेंट करना है। तो प्लांट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है आपका? क्रॉप्स। प्लांट के लिए क्या इंपॉर्टेंट होता है? क्रॉप्स। मतलब प्लांट जो है उनसे हम जो ईल्ड की बात करें, जो भी चीज़ हमको मिल रही है उसको हम क्या बोलते हैं? ईल्ड। क्या बोलते हैं हम? ईल्ड, या जो उससे हमको प्रोडक्ट मिल रहा है। तो प्लांट को हम कैसे ग्रो करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? क्रॉप बोलते हैं। मतलब एक लार्ज एरिया में सिमिलर काइंड ऑफ क्रॉप को ग्रो करना, इसको हम क्या बोलते हैं? क्रॉप। या एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के माध्यम से हम क्रॉप करते हैं। फिर एनिमल की हम बात करें तो एनिमल्स में कई सारे तरीके के जो ऑर्गेनिज्म हैं उनको कमर्शियल यूज़ के लिए, डोमेस्टिक एनिमल्स को उनकी केयर करना और उनसे प्रोडक्ट को आइसोलेट करना, इसको हम बोलते हैं एनिमल हस्बेंड्री। क्या बोलते हैं? एनिमल हस्बेंड्री। तो ये दो टॉपिक आपके इसमें कवर होंगे। एक क्रॉप प्रोडक्शन, क्रॉप से रिलेटेड जितने भी इंप्रूवमेंट है वो हमको करना है, और दूसरा एनिमल हस्बेंड्री। ये दो इंपॉर्टेंट है। तो आपसे पूछा जाएगा फूड रिसोर्सेज, तो फूड रिसोर्स क्या है आपका? सभी बताओ क्या है? एनिमल। प्लांट क्रॉप्स के माध्यम से इंप्रूवमेंट करेंगे, और एनिमल में आपके डिफरेंट ब्रांचेस होंगे। एनिमल हस्बेंड्री के अंतर्गत जो हम स्टडी करते हैं, एनिमल को की ग्रोथ करना, ग्रो करना और उसकी टेक केयर करना। अब यहाँ पर हम बात करें, जब फूड की बात करें, किसकी बात करते हैं हम? फूड की। तो फूड नीड क्यों होता है? कई बार क्वेश्चन ये आ जाता है कि वाई देयर इज अ नीड ऑफ फूड, फूड की ज़रूरत क्यों होती है? तो आ जाएगा आपकी हेल्थ की ग्रोथ के लिए एंड डेवलपमेंट के लिए नेसेसरी होता है। फूड क्यों जरूरी होता है? वाई देयर इज अ नीड ऑफ फूड? हेल्थ, ग्रोथ के लिए, और सेकेंड आपका डेवलपमेंट। हाँ, फूड आपका सोर्स ऑफ एनर्जी होता है। फूड क्या होता है आपका? सोर्स ऑफ एनर्जी। फिर फूड आपको प्रोवाइड क्या करता है? फूड से हमको नीड क्यों होता है ये हमने बता दिया कि हेल्थ, ग्रोथ, डेवलपमेंट और सोर्स ऑफ एनर्जी होता है। फूड हमको प्रोवाइड क्या करता है? फूड प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट्स। क्या प्रोवाइड करता है? न्यूट्रिएंट्स। अब न्यूट्रिएंट्स में बेसिकली आपके क्या आ जाते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन, विटामिन्स और मिनरल्स। ठीक। तो फूड रिसोर्स क्या है आपका? प्लांट और एनिमल। प्लांट को इम्प्रूवमेंट करेंगे हम कैसे करेंगे? क्रॉप के माध्यम से। अब क्रॉप में क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं आप बताएं? प्लांट में क्या कर सकते हैं हम? प्लांट को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं? क्रॉप्स के माध्यम से। अब क्रॉप में हमारे पास में क्या है? वैरायटी और प्रोडक्शन को इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, और फिर स्टोरेज। तीन जगह पर काम करना होगा। क्रॉप में हमको कहाँ कहाँ काम करना पड़ेगा? वैरायटी में, प्रोडक्शन, हाँ, और प्रोटेक्शन बोले हैं या हम स्टोरेज बोले, प्रोटेक्शन और स्टोरेज। इन तीन सेगमेंट के ऊपर हम काम कर सकते हैं, जिससे कि हम क्या कर सकते हैं? क्रॉप को इम्प्रूव कर सकते हैं। एक तो वैरायटी के ऊपर, किसके ऊपर काम करेंगे? वैरायटी, प्रोडक्शन, प्रोटेक्शन एंड स्टोरेज। इन तीन चीज़ों के ऊपर काम करना है हमको। किन तीन चीज़ों के ऊपर काम करना है? वैरायटी। अब बड़ा क्वेश्चन, ये तो बहुत बड़ा है अपने आप में, जो हमने 3 पॉइंट्स लिखे हैं, इनके अलग अलग क्वेश्चन आएंगे। वैरायटी कैसे इंप्रूव करेंगे, प्रोडक्शन के फिर कई सारे सब पार्ट्स हैं, फिर आपके प्रोटेक्शन एंड स्टोरेज के कई सारे सब पार्ट्स हैं क्रॉप में, फिर एनिमल हस्बेंड्री की अपने आप में अलग अलग ब्रांचेस हैं। एनिमल हस्बेंड्री में क्या है?
अलग अलग ब्रांचेस हैं। जैसे कि हम बात करते हैं कैटल फार्मिंग। क्या? कैटल फार्मिंग। कैटल फार्मिंग में आपका बेसिकली क्या आ जाएगा? काऊ एंड बफेलोज आ जाएगा। काऊ एंड बफेलोज को जनरली क्यों? फॉर डिफरेंट एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस एंड फॉर मिल्क के लिए और डिफरेंट एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस के लिए हम कैटल फार्मिंग करते हैं। कैटल फार्मिंग के बाद में आपका पोल्ट्री फार्मिंग आ जाता है। पोल्ट्री फार्मिंग में जनरली आपका पर्पस क्या होता है? मीट और एग के लिए आप इसको, एनिमल हस्बेंड्री में आपका जो पोल्ट्री फार्मिंग है वो किसके लिए? मीट और एग के लिए। फिर आपका नेक्स्ट क्या जाता है? फिश फार्मिंग। फिश इज़ द बिगेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन, ठीक है ना। तो फिश को ग्रोथ करना, इसकी डिफरेंट डेफिनेशंस और डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज में पूछी जाएंगी वो। फिर उसके बाद में आपका बी कीपिंग या बी फार्मिंग, मधुमक्खियों को पालना। हाँ, एपीकल्चर भी बोलते हैं इसको, और इसको हम पीसी कल्चर भी बोलते हैं, ठीक है ना। पोल्ट्री फार्मिंग एंड कैटल फार्मिंग जो आपके सिलेबस में दिए हुए हैं, ये 4 चीज़ें दी हुई हैं। कैटल फार्मिंग में क्या क्या चीज़ें बताना है, क्या क्वेश्चंस आएंगे, इसको पढ़ेंगे। पोल्ट्री फार्मिंग में क्या पढ़ना है? फिश फार्मिंग और बी कीपिंग, ये 4 सेगमेंट अलग हैं। और क्रॉप में हमको क्या क्या पढ़ना है? क्रॉप वेराइटी इंप्रूवमेंट, प्रोडक्शन और प्रोटेक्शन, ये चीज़ें पढ़ेंगे। कोई डाउट इसमें? समझ में आया? फूड की नीड क्यों है हमें? फूड की नीड क्यों है? हेल्थ की ग्रोथ के लिए एंड डेवलपमेंट के लिए। किस लिए नीड है? अब फूड हमें प्रोवाइड क्या करता है? न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? ये फूड से हमें मिलते हैं, फूड से हमें मिलते हैं। अब जो क्रॉप है उसके लिए भी तो न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है ना। क्रॉप है उसको भी न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है। तो उसमें कैसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं? उसके न्यूट्रिएंट्स क्या है? मैक्रो और माइक्रो कैटेगरी में डिवाइडेड होते हैं। उसके सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स क्या है? आपका एयर है, वाटर है, सॉइल है, ये उसके सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स हैं, ठीक है। देखो कोई है क्या बाहर? इतना समझ में आया? ठीक। एनिमल हस्बेंड्री में हमको क्या पढ़ना है? एनिमल हस्बेंड्री में हमको कैटल फार्मिंग और डिफरेंट काइंड ऑफ जो ऑर्गेनिज्म है, एनिमल है, उनके बारे में पढ़ना है हमको। और क्रॉप में हमको क्या पढ़ना है? क्रॉप के बारे में। अब जनरली क्या है, कुछ अब जब क्रॉप इम्प्रूवमेंट की बात आई तो उसके लिए कई सारे रिवॉल्यूशंस आए। रिवॉल्यूशंस मतलब हम बात करें क्रांतियाँ आई कि क्या चीज़ें की जाए। तो एक वर्ड सामने निकल के आया, दैट इज ग्रीन रेवोल्यूशन। क्या निकल के आया? रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिकेट्स, मतलब जो क्रॉप है आपके, जो क्रॉप है उसके प्रोडक्शन को इम्प्रूव करने के लिए क्या क्या मॉडर्न टेक्नोलॉजी हम यूटिलाइज कर सकते हैं, उसको उन्होंने कहा ग्रीन रेवोल्यूशन। तो ग्रीन रेवोल्यूशन, कोई पूछेगा व्हाट इज ग्रीन रेवोल्यूशन, तो ग्रीन रेवोल्यूशन क्या है? इट इज़ अ प्रोग्राम। और ये एक स्पेसिफिक कंट्री का प्रोग्राम नहीं है। कई सारी कंट्रीज़ में ये कई सारी कंट्रीज़ में जो है प्रोग्राम चलाया गया, दैट इज़ ग्रीन रेवोल्यूशन। मतलब कैसे हम हाईटेक या जो है मॉडर्न टेक्नोलॉजी से क्रॉप के प्रोडक्शन को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो उसको हमने क्या कहा, क्या नाम दिया? ग्रीन रेवोल्यूशन। तो ग्रीन रेवोल्यूशन क्या है? एक तरीके का इट इज़ अ प्रोग्राम। जैसे एग्जाम में आएगा, कोई पूछेगा व्हाट इज ग्रीन रेवोल्यूशन, तो ग्रीन रेवोल्यूशन इज अ प्रोग्राम। किस लिए है? टू इम्प्रूव और टू इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप के प्रोडक्शन के लिए एक तरीके का रेवोल्यूशन चलाया गया जिसको हम बोलते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन। अब इस ग्रीन रेवोल्यूशन में क्रॉप के प्रोडक्शन को इम्प्रूव कैसे करने का था? मॉडर्न टेक्निक से। किस तरीके से? मॉडर्न टेक्निक। ये मॉडर्न टेक्निक्स किस किस चीज़ की थी? डिफरेंट एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस, इरिगेशन, और भी आगे जो हम पढ़ेंगे, क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट, ठीक है ना, उसका प्रोडक्शन का इम्प्रूवमेंट और उसके स्टोरेज का इम्प्रूवमेंट, मॉडर्न टेक्निक्स के माध्यम से ये कहलाता है ग्रीन रेवोल्यूशन। कोई डाउट किसी को ग्रीन रेवोल्यूशन में? फिर एक और टर्म आया वाइट रेवोल्यूशन। एक और टर्म्स क्या आ गया? वाइट रेवोल्यूशन। तो एग्जाम में क्या होता है कि MCQs में पूछा जा सकता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में, ग्रीन रेवोल्यूशन इज रिलेटेड विथ और वाइट रेवोल्यूशन इज रिलेटेड विथ। तो वाइट रेवोल्यूशन इज ऑल्सो प्रोग्राम, ठीक है ना। अब ये कहाँ कैरिड आउट हुआ? ये इंडिया में जनरली इंडिया में ही इसको जो है इम्प्रूव करने के लिए इसको क्या बोलना चाहिए, इंट्रोड्यूस्ड किया गया वाइट रेवोल्यूशन। इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क। मिल्क प्रोडक्शन के लिए जो रेवोल्यूशन स्टार्ट किया गया उसका नाम था वाइट रेवोल्यूशन। और क्रॉप
के प्रोडक्शन को इम्प्रूव करने के लिए जो प्रोग्राम स्टार्ट किया गया उसको हम क्या बोलते हैं? हाँ। फिर उसके बाद में नेक्स्ट आपसे क्या पूछा जा सकता है? डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप। सीजन नहीं, क्रॉप के डिफरेंट टाइप्स क्या पूछा जा सकता है? क्रॉप्स के कितने टाइप्स होते हैं? नहीं, वो तो सीजन है। क्रॉप के जो 2 सीजन है हम उसको अलग तरीके से, कौन कौन से? हाँ, क्रॉप्स के टाइप्स ऑफ क्रॉप। सबसे पहले क्वेश्चन ये बनता है कि व्हाट इज क्रॉप? क्रॉप क्या है? क्रॉप जनरली क्या है? इट इज अ काइंड ऑफ प्रोसेस। क्रॉप क्या है? मतलब एक तरीके की प्रोसेस है, ठीक है ना, या क्रॉपिंग हम इसको बोल सकते हैं, जिसमें क्या होता है ना, लार्ज एरिया, ठीक है ना, लार्ज नंबर ऑफ सिमिलर प्लांट, ठीक है ना, सिमिलर काइंड ऑफ प्लांट इज ग्रोन इन अ लार्ज एरिया इन वन पीस। मतलब एक पर्टिकुलर लैंड में, एक पर्टिकुलर एरिया में नंबर ऑफ प्लांट्स को ग्रो करना। जैसे ये एक क्या है? लार्ज एरिया। क्या है? लार्ज एरिया है, ठीक है ना। लार्ज नंबर में क्या करना है हमको? लार्ज नंबर में सेम काइंड ऑफ, और डिफरेंट भी कर सकते, वैरायटी ऑफ भी कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर क्या होता है? सेम नंबर ऑफ प्लांट इज ग्रोन, इट इज कॉल्ड द क्रॉप। उसको हम क्या बोलेंगे? क्रॉप। अब टाइप्स ऑफ क्रॉप में क्या आ जाता है? टाइप्स ऑफ क्रॉप में आ जाता है आपका सीरियल्स। क्या आ जाएगा? फिर आपका क्या आ जाता है? सीड्स, ठीक। फिर क्या आ जाता है आपका? पल्सेस। फिर आपका आ जाता है फॉडर क्रॉप्स। क्या आ जाता है? फिर आपका एक और टाइप ऑफ क्रॉप आ जाएगा, लाइक वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड स्पाइसेस। तो टाइप्स ऑफ क्रॉप्स में क्या आ गया आपका? सीरियल्स, सीड्स, पल्सेस, फॉडर क्रॉप और वेजिटेबल्स, फ्रूट एंड स्पाइसेस। अब आपसे कोई पूछेगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स क्या क्या हैं, तो सीरियल्स में क्या आ जाएगा आपका? हाँ, इसमें आ जाएगा आपका राइस, है ना। सीड्स में ज़्यादातर जनरली क्या है? सभी तो सीड्स है ना, लेकिन सीड यहाँ पर स्पेसिफिकली एडिबल सीड्स को हम बोलेंगे, जिनमें क्या होता है? ऑयल होता है बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में, ठीक। फिर पल्सेस में क्या आ जाएगा आपका? ग्राम, चने हो गए, ठीक है ना। फिर आपका पी हो गया, ये भी क्या एक तरीके की पल्सेस की कैटेगरी में आ जाएगा। फिर फॉडर क्रॉप में क्या आ जाता है? एक इसमें आ जाता है, ठीक है ना, ग्वार करके। ये जनरली प्लांट एनिमल खाते हैं। फॉडर क्रॉप हम बात करें तो फॉडर मींस वो चारा होता है। हाँ, चारा जो जानवरों के लिए हम लगाते हैं, ठीक। अब क्वेश्चन एक और पूछा जाता है आपसे, क्या पूछा जाता है कि सीरियल्स जो होती है हमें उनसे क्या मिलता है? जो सीरियल्स होते हैं इनसे हमको क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट, सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट, मतलब शुगर। क्या मिलता है इनसे हमको? कार्बोहाइड्रेट और शुगर्स। सीड्स ज़्यादातर क्या होता है? सीड्स में क्या होता है? जो एडिबल सीड्स होते हैं इनमें होता है फैट, ऑयल मतलब फैट। फिर उसके बाद में जो हमारे पास में ग्राम और पी है, इनसे हमको क्या मिलता है? प्रोटीन। सर और फॉडर क्रॉप इट इज़ ग्रोन फॉर द एनिमल्स। हाँ सर, इसमें नॉन वेज भी आता है सर? वो क्रॉप में कहाँ से आ जाएगा? वो तो हम अलग से पढ़ेंगे ना। वो हम किस में पढ़ेंगे? आपका सर प्रोटीन के लिए एनिमल हस्बेंड्री में। तो प्रोटीन रिच फूड आपका क्या है? फिश हो गया, ये हो गया, है ना। और वेजिटेबल्स, फ्रूट्स से हमको क्या मिलेगा? किसने कहा? मैंने। ठीक। फॉडर क्रॉप में कई आ जाता है, मेज भी एक तरीके का फॉडर क्रॉप आ जाता है ना। हाँ, सोयाबीन्स हो गया, ये सारी चीज़ें हो गई। ये किस में आ जाएगा आपका? हाँ, एक हमने टर्मिनोलॉजी पढ़ी थी रफेज करके भी, याद है? वो क्या कहलाता है? फाइबर वाला जो फूड होता है उसको हम क्या बोलते हैं? रफेज। फाइबर वाला फूड होता है उसको हम क्या बोलते हैं? रफेज। और एक और क्या होता है आपका? कॉन्सेंट्रेट्स। कॉन्सेंट्रेट्स में क्या होता है? कौन सा फूड होता है? प्रोटीन। जिसमें प्रोटीन ज़्यादा हो उसको हम क्या बोलेंगे? कॉन्सेंट्रेट।
जिसमें फाइबर ज़्यादा होते हैं रफेज। तो रफेज क्या है? इट इज़ द काइंड ऑफ फूड दैट कंटेन लार्ज नंबर ऑफ फाइबर, जिसमें बहुत ज़्यादा फाइबर होते हैं उसको रफेज। और कॉन्सेंट्रेट, जिसमें प्रोटीन ज़्यादा होता है उसको हम कॉन्सेंट्रेट। और फॉडर क्रॉप क्या है? फॉडर क्रॉप फूड या प्लांट्स ग्रोन फॉर द एनिमल, जो एनिमल के लिए प्लांट ग्रो करते हैं उसको हम फॉडर क्रॉप बोलते हैं। पल्सेस से हमको क्या मिलता है? प्रोटीन। और सीड हमको क्या देते हैं? एडिबल सीड्स। एडिबल सीड से हमको क्या मिलता है? हाँ, क्या पढ़ रहे हैं हम? टाइप्स ऑफ क्रॉप। कितने टाइप की क्रॉप्स आप बता सकते हैं? सीरियल्स, एडिबल सीड्स, पल्सेस, फॉडर एंड वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड स्पाइसेस। अब वेजिटेबल, फ्रूट्स और स्पाइसेस से हमको क्या मिलता है? विटामिन्स, मिनरल्स और सभी कुछ मिलता है उनमें। आपका फैट हो गया, प्रोटीन हो गया, ये सारी चीज़ें उनमें अवेलेबल होती हैं। कार्बोहाइड्रेट कम होगा उसमें, है ना। कुछ आपके फ्रूट्स ऐसे होते हैं जिनमें ज़्यादा शुगर होती है, बाकी ज़्यादातर हमको जो वेजिटेबल्स हैं उनमें ऑयल ज़्यादा होता है और कुछ में प्रोटीन होता है। अब इसके बाद में नेक्स्ट आपका आता है क्रॉप के जो सीजन है, टाइप ऑफ क्रॉप सीजन। ठीक, नेक्स्ट आपका ये इंपॉर्टेंट है, टाइप्स ऑफ। तो दो सीजन में हम क्रॉप को डिवाइड करते हैं। ठीक, पहला खारिफ क्रॉप्स और दूसरा राबी क्रॉप्स। खारिफ की हम बात करें तो ये कौन सी होती है? क्रॉप ग्रोन इन द रेनी सीजन। रेनी सीजन में जो क्रॉप ग्रो करते हैं हम उसको खारिफ क्रॉप बोलते हैं। ठीक, और जब हम राबी क्रॉप की बात करें तो राबी क्रॉप्स क्या होती है आपकी? ग्रोन इन विंटर। विंटर सीजन में जो क्रॉप ग्रो करते हैं हम उसको क्या बोलते हैं? हाँ। नेक्स्ट हम बात करें, मंथ की बात करें तो इसका क्या होता है आपका? जून टू अक्टूबर। जून टू अक्टूबर। और उसकी हम बात करें तो वो कब से कब तक होता है? नवंबर टू अप्रैल। नवंबर में ठंडी आती है ना, नवंबर टू अप्रैल, होली के टाइम पे, है ना। मार्च अप्रैल होली के टाइम पे कई सारे फेस्टिवल्स भी होते हैं ना उस टाइम पे, जो आपका, हाँ सर वो ठंड का एंड होता है तब आती है जो कहते हैं। हाँ, तो एंड, ठंड का एंड मतलब गर्मी की शुरुआत ही हुई ना। फिर इसके हम एग्जाम्पल्स दे देंगे। क्या दे देंगे? एग्जाम्पल में इसका क्या जाएगा? राइस। राइस को ग्रो करने के लिए बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर होती है, ठीक है ना। पैडी, मेज हो गया, इनको क्या बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर लगता है तो इनको खरीफ क्रॉप बोलते हैं। फिर उसमें क्या जाएगा? राबी क्रॉप में आपका वीट हो गया और ग्राम। तो ये आपको खरीफ एंड रबी क्रॉप में डिफरेंस भी बता देना। और आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज़ खरीफ क्रॉप्स, व्हाट इज़ रबी क्रॉप्स। आया समझ में? कोई डाउट? तो क्रॉप कितने टाइप्स की होती हैं? क्रॉप, पल्सेस, सीरियल्स, सीड, फॉडर क्रॉप, वेजिटेबल्स, फ्रूट और स्पाइसेस। आपका जो सीरियल्स होते हैं, सीरियल्स में सबसे ज़्यादा क्या होता है? सी से कार्बोहाइड्रेट, पल्सेस पी से प्रोटीन, सीड, सीड में ऑयल होता है, ऑयल से फैट, और फॉडर क्रॉप तो इट इज़ ग्रोन फॉर द जो एनिमल है उसके लिए। हाँ, अब क्या होता है? हाँ ठीक, अब ये हो गया। फिर हम देखें टाइप्स ऑफ क्रॉप, जो है क्रॉप के सीज़न कौन से होते हैं। तो दो सीज़न जो बहुत लिए एग्जाम में पूछे जाते हैं, एक खारिफ और एक राबी। खारिफ कब होता है? रेनी, है ना। और रबी, हाँ, रवि जो है विंटर में स्वेटर पहनता है। रवि क्या करता है? हाँ, ऐसे याद रखना, दूसरा अपने आप याद रहेगा, है ना। रवि क्या करता है? विंटर में स्वेटर पहनता है। हाँ, नवंबर में स्वेटर निकालता है और अप्रैल में रख देता है। नवंबर में स्वेटर निकालता है, हाँ, और खूब गेहूं चने खाता है। तो रवि विंटर में स्वेटर पहनता है, नवंबर में निकालता है, अप्रैल में रख देता है और खूब गेहूं और चने खाता है। हो गई रवि की क्रॉप खत्म, ठीक है ना। और खारिफ क्या होता है? रेनी सीजन में निकलता है ना।
और जून टू अक्टूबर तक में राइस, पैडी और मेज बहुत खाता है, तो खारिफ क्रॉप हो गया। अब इसमें आपको एक क्वेश्चन जो पूछा जाता है, क्रॉप की बात करें तो क्रॉप में एक एग्रोनॉमिक कैरेक्टर पूछा जाता है। क्या? एग्रोनॉमिक कैरेक्टर। एग्रोनॉमिक कैरेक्टर से क्या समझते हैं? एग्रोनॉमिक कैरेक्टर मतलब जो आपके प्लांट्स हैं उनमें क्या होता है, जो उनका स्टेम है, जो उनकी ब्रांचेस है, तो उसको हम एग्रोनॉमिक कैरेक्टर्स की कैटेगरी में बोलते हैं। जैसे ह्यूमन के कैरेक्टर होते हैं, ह्यूमन के हाथ हैं, बॉडी टाइप है, फेस है ना, ये सब क्या है, ह्यूमन के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। लेकिन एग्रोनॉमिक कैरेक्टर हम किसको बोलते हैं? जो प्लांट के जो हमको जो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो ये पूछा जाता है कि एग्रोनॉमिक कैरेक्टर्स क्या है, तो उसका स्टेम हो गया, ब्रांचेस हो गए, उसके फ्रूट्स हो गए, ये कैसे हैं और कैसे मिलने चाहिए, इसको हम क्या बोलते हैं? उसके एग्रोनॉमिक कैरेक्टर। तो अब ये दो तरीके के होते हैं। एक तो क्या बोले, जो फूड है ह्यूमन के लिए, जो ह्यूमन का फूड होता है वो वाले, और एक दूसरे होते हैं जो एनिमल के फूड के काम आते हैं। तो एनिमल के फूड में उसके लिए डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि वो क्या हो, टॉल हो, मतलब बहुत बड़े हो, और उनकी ब्रांचिंग ज़्यादा हो। क्या हो? ब्रांचिंग ज़्यादा हो, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा उनको जो फॉडर है, जो चारा है, वो मिल सके। ये फॉडर मतलब एनिमल के एग्रोनॉमिक कैरेक्टर कैसे होने चाहिए? वो प्लांट टॉल होना चाहिए और उसकी ब्रांचेस ज़्यादा होना चाहिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा फूड एनिमल के लिए अवेलेबल हो। लेकिन जो फूड फॉर ह्यूमन होते हैं तो हम क्या करते हैं, उसके जो सीड होते हैं, है ना, क्या सीड, या तो जो उसकी फलियाँ होती हैं। प्लांट क्या हो? ड्वार्फ हो। प्लांट कैसे हो? ड्वार्फ हो, छोटे हो, और उसमें जो फ्रूट लग रहे हैं वो क्या हो, क्वांटिटी में ज़्यादा हो। ये एग्रोनॉमिक क्या है? डिजायर्ड एग्रोनॉमिक कैरेक्टर। क्या है ये? डिजायर्ड एग्रोनॉमिक कैरेक्टर। इसके बाद में नेक्स्ट है आपका कि कौन सी जो अप्रोचेस हैं, ठीक है ना, जिससे कि हम क्या कर सकते हैं कि इंक्रीज द क्रॉप यील्ड। क्या है आपकी अप्रोचेस? ऐसी कौन कौन सी अप्रोचेस हैं, मेथड्स हैं, जिससे हम क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं क्रॉप की यील्ड। क्रॉप की यील्ड को हम इंक्रीज कर सकते हैं। तो इसके 3 पॉइंट याद रखना, यदि बड़े उसमें क्वेश्चन आता है। अप्रोचेस, मेथड्स है ना, टेक्निक्स टू इम्प्रूव द क्रॉप यील्ड, कि अल्टीमेटली जो क्रॉप हमको मिल रही है उसकी यील्ड बढ़ जाए। तो 3 जो मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताए थे। पहला, एक तो वैरायटी इंप्रूवमेंट। पहला क्या? क्रॉप की वैरायटी को इम्प्रूवमेंट कर दें हम, कि जो क्रॉप है उसकी वैरायटी में इम्प्रूवमेंट कर दें। जैसे आप चावल देखते हैं ना, राइस देखते हैं, तो राइस एक सा आता है क्या? जो राशन की दुकान में मिलता है वो खाएंगे क्या आप? राशन जो मिलता है ना, सरकारी वाला चावल मिलता है। अच्छी बात है ना, वीडियो चल रहा, सब बता दो। हैं, कुणाल केसरवानी है। ठीक, अच्छी बात है, गवर्नमेंट अच्छी है। हाँ, वैरायटी इंप्रूवमेंट की बात करें तो हम लोग उस टॉपिक में थे। अच्छी बात है, यदि आप खाते हैं राशन कभी, तो अलग अलग कैटेगरी में होता है, ठीक है ना। फिर पार्टीज़ वगैरह में जब बनते हैं तो वो अलग बनते हैं। कोई हमारे यहाँ स्पेशल गेस्ट आते हैं तो उसके लिए अलग चावल बनता है, बनते हैं ना। क्यों? ये वैरायटी होती है, उसके सीड की वैरायटी, क्रॉप की वैरायटी होती है, इस कारण से। दूसरा हम क्या कर सकते हैं, प्रोडक्शन को इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। किसको इम्प्रूव कर सकते हैं? प्रोडक्शन को, उसके। और तीसरा हम बात करें तो उसका प्रोटेक्शन। तीसरी हम बात करें तो उसका प्रोटेक्शन प्लस स्टोरेज। इन 3 चीज़ों के ऊपर हम बात करेंगे। अब वैरायटी इंप्रूवमेंट की मेथड्स क्या हैं? तो वैरायटी इंप्रूवमेंट्स की 2 मेथड आपको बताना है। वैरायटी इंप्रूवमेंट की क्या मेथड है? 2 मेथड है। एक आप मेथड यूज कर सकते हैं कि हेल्दी एंड क्वालिटी सीड आप लें। हेल्दी एंड क्वालिटी सीड, जो आपके सीड हैं वो हेल्दी और क्वालिटी वाले सीड्स होंगे, तो अल्टीमेटली क्या होगी, क्रॉप की वैरायटी इंप्रूव्ड होगी।
दूसरी टेक्निक होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, सिमिलर क्रॉप के हैविंग द डिसिमिलर जेनेटिक प्रॉपर्टी, उसके बीच में हम क्रॉसिंग कराते हैं। क्या कराते हैं? क्रॉसिंग कराते हैं। जैसे मान के चलो हम यहाँ पर एक एग्जांपल देते हैं, रोज़ जो होता है ना, गुलाब का फूल होता है, उसका एक एग्जांपल देते हैं इसकी डेफिनेशन को याद रखने के लिए। जैसे एक मान के चलो वाइट कलर का रोज़ है और एक आपका रेड कलर का रोज़ है, तो हम क्या करेंगे, उनमें क्रॉसिंग कराएंगे। उनके जेनेटिक क्या है, वो जेनेटिकली क्या है, डिसिमिलर प्लांट। तो उन दोनों फ्लावर्स के प्लांट में हम क्या करेंगे, क्रॉसिंग कराएंगे, ठीक है ना। तो इसको हम, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, क्रॉसिंग, क्रॉस ब्रीडिंग या क्रॉसिंग। कैसे प्लांट है, जेनेटिकली डिसिमिलर प्लांट है लेकिन सिमिलर स्पीसीज के, ठीक है ना। इट इज द प्रोसेस ऑफ क्रॉसिंग बिटवीन टू जेनेटिकली डिसिमिलर प्लांट ऑफ सेम स्पीसीज। सेम स्पीसीज, ठीक है ना, टू इम्प्रूव द वैरायटी। तो जब हम हाइब्रिडाइजेशन बताएंगे तो उसको ध्यान में रखना है। तो हाइब्रिडाइजेशन किस लिए है, वैरायटी इंप्रूवमेंट के लिए। हाइब्रिडाइजेशन क्या है, इसमें क्या कर सकते हैं हम, क्रॉसिंग करते हैं बिटवीन टू जेनेटिकली डिसिमिलर प्लांट, जेनेटिकली डिसिमिलर प्लांट ऑफ सेम स्पीसीज। जेनेटिकली डिसिमिलर है मतलब उसमें कुछ और क्वालिटी, उसमें कुछ और क्वालिटी है, तो हम एक्सपेरिमेंट करके न्यू वैरायटी बनाते हैं, जिससे कि हमको क्या मिलती है, इम्प्रूव्ड क्वालिटी के सीड मिलते हैं, जिससे कि ईल्ड क्या होती है हमारी, अल्टीमेटली ज़्यादा मिलती है। हमको ईल्ड क्या मिलती है, ज़्यादा मिलती है। सेकंड हम बात करते हैं प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन में तीन चीज़ें आपको बतानी है कि प्रोडक्शन हम कैसे कर सकते हैं। इम्प्रूवमेंट इन सम एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, इम्प्रूवमेंट इन सम एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस क्या है, जैसे कि आपका इसमें एक आ जाएगा न्यूट्रिएंट्स। यदि न्यूट्रिएंट्स अच्छे मिलें तो, आप ही और हमको न्यूट्रिएंट्स अच्छे मिलें तो, हाँ, डेली हम काजू बादाम गाजर का हलवा और जो भी है ना, पिस्ता, ऐसी चीज़ें खाएंगे तो क्या होगा, मतलब उसका एक अलग इम्पैक्ट पड़ता है। लेकिन हम लोग खाते क्या हैं, हम लोग नहीं, आप लोग पिज़्ज़ा, बर्गर, फुल्की, मोमोज है, तो मोमोज जैसे मुंह हो जाता है, फुल्की जैसे फूल जाते हैं, बर्गर जैसे बेकार हो जाते हैं, ठीक है ना। इन सब फूड की बुराई नहीं कर रहा हूँ मैं, जनरली दीज फूड्स ऑल्सो पार्ट इन, मतलब क्या बोलना चाहिए, पार्टी वाइज और उस पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी होते हैं ना। अब पार्टी में थोड़ी ना आप दाल रोटी खाओगे, व्हेन यू मेक द पार्टीज तो थोड़ा बहुत चलता है, लेकिन ज़्यादातर लोगों को क्या होती है, हैबिट ही हो जाती है ये फूड खाने की। तो वो अल्टीमेटली क्या होता है, जैसे हम पढ़ रहे हैं ना, इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज, वैसे इम्प्रूवमेंट ह्यूमन रिसोर्सेज, जो ह्यूमन है, हम और आप क्या हैं, ह्यूमन है। अब हमसे जो हमारी जो क्षमता है, जैसे अच्छे नंबर लाना, अच्छी इनकम करना, हेल्दी रहना, तो ये कैसे इम्प्रूव होगा, हेल्दी फूड खाकर, हेल्दी फूड खाकर ही होगा ना। तो सेकंड आपका क्या जाएगा, इरिगेशन, और तीसरा आपका जाता है क्रॉप पैटर्न। तीसरा क्या जाएगा, क्रॉप पैटर्न। इनके ऊपर हम काम करें तो क्या हो जाएगा आपका, प्रोडक्शन इम्प्रूवमेंट। यदि हम वैरायटी इम्प्रूवमेंट किया, प्रोडक्शन को इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, प्रोटेक्शन एंड स्टोरेज को भी इम्प्रूवमेंट करेंगे। लेकिन हम देखें यहाँ पर न्यूट्रिएंट्स, फिर उसके बाद में इरिगेशन, और तीसरा आपका क्या है, क्रॉप प्रोडक्शन। तो पहले न्यूट्रिएंट्स को समझते हैं, किसको, न्यूट्रिएंट्स को। अच्छा, यहाँ पर एक पॉइंट और बता सकते हैं कि हेल्दी एंड क्वालिटी सीड्स रहेंगे, और हाइब्रिडाइजेशन की मेथड से हमने वैरायटी इंप्रूवमेंट कर ली। तो इससे क्या होगा आपको कि जो इम्प्रूव्ड सीड रहेंगे उनमें क्या आप हम क्या बोल सकते हैं कि हम क्या क्या एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि जो हमारी अब क्रॉप आएगी उन सीड से, उनमें क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। जैसे आपने वैरायटी इम्प्रूवमेंट की, तो वैरायटी इम्प्रूवमेंट का पर्पस क्या है आपका, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ वैरायटी इम्प्रूवमेंट। आपने सीड का इम्प्रूवमेंट किया तो इसका पर्पस क्या है, हाँ,
आपका जो पहला पॉइंट हम बात करें तो क्या होना चाहिए, हायर यील्ड, ठीक, यील्ड उसकी हाई होना चाहिए। फिर इम्प्रूव्ड क्वालिटी के सीड होने चाहिए, उससे हमको क्या मिले, इम्प्रूव्ड। ये क्वेश्चन आता है ना, यदि आपने वैरायटी इंप्रूवमेंट करी है या हाइब्रिडाइजेशन की, हाइब्रिडाइजेशन के कारण हमको क्या मिलेगा, ऐसे सीड्स मिलेंगे जिनमें क्या क्वालिटीज होगी कि हमको हायर यील्ड मिलेगी, ठीक है ना, इम्प्रूव्ड क्वालिटी मिलेगी। अब जो हमारी क्रॉप आएगी उसकी क्वालिटी कैसी मिलेगी, इम्प्रूव्ड क्वालिटी मिलेगी। उसमें क्या रहेगा, जो बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर हैं जिनसे कि आपकी क्रॉप डिस्ट्रॉय होती है या उसको नुकसान होता है, उसमें बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर के अगेंस्ट में क्या आ जाएगा, रेजिस्टेंस आ जाएगा, ठीक है ना। तो क्या आ जाएगा, रेजिस्टेंस किसके अगेंस्ट, अगेंस्ट बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर। जो बायोटिक एबायोटिक फैक्टर है उनके अगेंस्ट में, उनमें रेजिस्टेंस आ जाएगा। अब यहाँ से एक और क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट है, बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स क्या होते हैं, क्या, बायोटिक एंड एबायोटिक। देखो हमको क्या चीज़ें इनमें से निकालना है कि क्वेश्चंस कहाँ से बनते हैं, ठीक। हायर यील्ड, इम्प्रूव्ड क्वालिटी तो हमको इन सब चीज़ों से भी मिलेगी, क्वालिटी इंप्रूव्ड रहेगी, प्रोटेक्शन सही होगा, स्टोरेज सही होगा तो क्वालिटी इंप्रूव्ड रहेगी उसकी, हायर यील्ड मिलेगी हमको, वो रेजिस्टेंस रहेगा उसमें बायोटिक एबायोटिक फैक्टर के अगेंस्ट में। अब बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स भी पूछ लेते हैं कि बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स क्या है। आप बताओ क्या होते हैं बायोटिक एबायोटिक फैक्टर्स, मालूम है, कोई बात नहीं। बायो से रिलेटेड है, इसका मतलब जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, क्या, बायोटिक फैक्टर का मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक, या लिविंग आर्टिकल्स। अब आपकी खेती है, मान के चलो क्रॉप है आपकी, तो कौन से ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो उसको नुकसान करेंगे, बायोटिक फैक्टर में क्या आ जाएंगे, एक तो बैक्टीरिया, हाँ, माइक्रो ऑर्गेनिज्म या बैक्टीरिया, जिसको हम क्या बोलते हैं, पैथोजेंस। क्या बोलते हैं, पैथोजेंस का मतलब डिसीज कॉजिंग बैक्टीरिया या डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। दूसरा क्या हो जाएगा, बायोटिक फैक्टर में क्या है, और हाँ, रोडेंट्स। रोडेंट्स का मतलब जो आपके जैसे चूहे हो गए, खरगोश हो गए, है ना, इनको रोडेंट्स बोलते हैं। फिर बीड्स भी क्या है, एक तरीके का, बीड्स क्या है, अनवांटेड प्लांट्स। हम जब खेती करते हैं तो कुछ प्लांट ऐसे भी होते हैं ना जो ज़रूरत नहीं होती है, जिसको हम कचरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कचरा या जंगली प्लांट। हम खेत में, हमने जो है खेत में ग्रोथ तो करी है, केवल क्रॉप जो हमें चाहिए वो, लेकिन उसके साथ में बीड्स भी उग जाती है। तो बीड्स भी क्या एक तरीके की लिविंग प्लांट है ना, तो किस फैक्टर के अंतर्गत आ जाएगा, बायोटिक फैक्टर के अंतर्गत आ जाएगा। और रोडेंट्स हो गया, बैक्टीरिया, बीड्स हो गए, और पेस्ट्स। जनरली रोडेंट्स को भी हम पेस्ट्स बोल सकते हैं। फिर आपके इंसेक्ट्स हो गए, इंसेक्ट्स जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं, तो ये सब क्या है, कौन से इन सब में जान है ना, तो जान है जिनमें, उनको हम क्या बोलेंगे, बायोटिक फैक्टर। क्या बोलेंगे, जिनमें जान है। और जिनमें जान नहीं है, एबायोटिक फैक्टर। एबायोटिक फैक्टर्स में क्या आ जाएंगे, ये एटमॉस्फेरिक फैक्टर्स होंगे, है ना, जैसे टेम्परेचर। बहुत हाई टेम्परेचर कब होगा, जैसे पानी नहीं गिरेगा, बहुत हाई टेम्परेचर होगा तो क्या खेती हो पाएगी, नहीं हो पाएगी। उसके लिए एक ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए। बहुत ज़्यादा रेन हो गई, बारिश हो गई तो वो भी एक फैक्टर है। ह्यूमिडिटी हद से ज़्यादा हो गई तो ये भी एक फैक्टर है। और हाँ, नेचुरल कैलेमिटीज जितनी होंगी नेचर से रिलेटेड। हाँ, अर्थवॉर्म तो फ्रेंडली है ना, क्रॉप के लिए फ्रेंडली ऑर्गेनिज्म है वो। जो अर्थवॉर्म है दे आर द फ्रेंडली, एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है, प्लस सॉइल के लिए तो सबसे ज़रूरी है जो अर्थवॉर्म है। कुछ बैक्टीरिया भी ऐसे होते हैं जो एनवायरमेंटल फ्रेंडली होते हैं, एजोबैक्टर हो गया, ठीक है ना, राइजोबियम हो गया, नाइट्रोबैक्टर्स हो गए, नाइट्रोसोमोनास हो गए, ये सब क्या होते हैं, कुछ हमारी बॉडी में भी कई ऐसे बैक्टीरिया हैं जो हमारे लिए फ़ायदेमंद होते हैं। जैसे लैक्टोबैसिलस होता है एक हमारे स्टमक में,
ठीक है ना, तो वो हमारी हेल्प करता है। दही में भी होता है वो बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस, जो कर्ड को डाइजेस्ट करने में मदद करता है ना। कुछ बैक्टीरिया हमको नुकसान भी पहुंचाते हैं, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में भी होते हैं जो फूड को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करते हैं, ठीक है ना। तो बायोटिक एबायोटिक समझ में आ गया, आप कभी भूलोगे तो नहीं। बायोटिक्स का मतलब जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो बायोटिक फैक्टर्स कहलाते हैं, और आपके एबायोटिक क्या हैं? एबायोटिक फैक्टर्स आपके नॉन लिविंग आर्टिकल्स या नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स। अब वो वेदर कंडीशंस भी हो सकते हैं, ठीक है ना, वहाँ की सॉइल भी हो सकती है। अब न्यूट्रिएंट्स नहीं है तो वो भी तो एक एबायोटिक फैक्टर्स है ना। न्यूट्रिएंट्स पूरे आपके ये जो बायोटिक वाले जो ऑर्गेनिज्म है वो खा लेंगे तो बायोटिक एबायोटिक फैक्टर भी इंपॉर्टेंट है। जो इंपॉर्टेंट बताऊं उसको स्टार बना के नोट तो कर ही लिया करो। फिर हमको क्या चाहिए? एक और क्वालिटी हमको चाहिए, वाइडर एडॉप्टेबिलिटी। एडॉप्टेबिलिटी का मतलब क्या? एडॉप्टेबिलिटी मतलब जो आपने सीड ग्रो किया है उसकी जो एडॉप्टेबिलिटी हो। जैसे हम बोलते हैं ना, कई लोग अगेंस्ट कंडीशन में भी सरवाइव कर जाते हैं, बहुत प्रेशर में भी बहुत रिलैक्स्ड रहते हैं, कई लोग ऐसे होते हैं, तो हम बोलते हैं उनमें एडॉप्टेबिलिटी बहुत है, वाइड एडॉप्टेबिलिटी है। ऐसा नहीं सीड में ज़रा सी उसको टेम्परेचर लगा तो वो नुकसान हो जाए, थोड़ी सी बारिश में वो ख़राब हो जाए, तो उनमें क्या होना चाहिए? वाइडर एडॉप्टेबिलिटी होना चाहिए अगेंस्ट द एडवर्स एटमॉस्फेरिक कंडीशन। जो एडवर्स एटमॉस्फेरिक कंडीशन है उसके अगेंस्ट में उसमें वाइडर एडॉप्टेबिलिटी होना चाहिए। और फिफ्थ हम बोलेंगे गुड एग्रोनॉमिक कैरेक्टर या डिजायर्ड एग्रोनॉमिक कैरेक्टर्स। तो ये 5 चीज़ें याद रखना है, ठीक है ना। पंचामृत क्रॉप इम्प्रूवमेंट का अप्रोचेस के क्या पंचामृत है? तो हायर ईल्ड, क्या? हायर ईल्ड, इम्प्रूव्ड क्वालिटी सीड पहला, हायर ईल्ड दूसरा, इम्प्रूव्ड क्वालिटी सीड तीसरा, रेजिस्टेंस अगेंस्ट बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर, फोर्थ वाइडर एडेप्टेबिलिटी, फिफ्थ एग्रोनॉमिक कैरेक्टर। तो ये अलग से क्वेश्चन आया तो अलग से ये 5 पॉइंट बताना है। बायोटिक एबायोटिक फैक्टर बताएंगे, पूछेंगे तो ये अलग से बताना है, ठीक। एग्रोनॉमिक कैरेक्टर पूछा जाएगा तो आपको बताना है कि जो हम फूड जो होता है ह्यूमन के लिए, उसके लिए आप एग्रोनॉमिक कैरेक्टर क्या चाहिए? प्लांट ड्वार्फ हो और फ्रूट्स ज़्यादा हो, ठीक है ना। और उसमें क्या हो जाएगा आपका? लार्ज होना चाहिए जो फॉडर क्रॉप है। फॉडर क्रॉप क्या होती है आप बताओ बेटा, फॉडर क्रॉप क्या होती है? हाँ आप ही से पूछ रहे हैं, फॉडर क्रॉप बताओ। हाँ, क्रॉप ग्रोन फॉर द एनिमल्स, जो एनिमल के लिए क्रॉप ग्रो करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? फॉडर क्रॉप। ऐसा ध्यान रखा करो। फिर नेक्स्ट लिखें, आपका क्रॉप प्रोडक्शन इंप्रूवमेंट वाला पॉइंट बताना है आपको। क्रॉप प्रोडक्शन इंप्रूवमेंट में सबसे पहला आपका आ जाता है न्यूट्रिएंट्स। पहला क्या आ जाता है? न्यूट्रिएंट्स। अब न्यूट्रिएंट्स में जनरली हम बात करें तो न्यूट्रिएंट्स आपके हो जाते हैं इसके कार्बन और ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन तो जनरली कार्बन ऑक्सीजन की बात करें तो ये आपको एयर से मिल जाता है प्लांट को, ठीक है ना। फिर उसके बाद में हम नेक्स्ट बात करें आपका हाइड्रोजन, ये वाटर से मिल जाता है ना। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भी वाटर से मिल जाता है। फिर आपके न्यूट्रिएंट्स की बात करें तो 2 प्रकार के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, एक होते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और दूसरे होते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो आपसे कोई पूछेगा मैक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? तो मैक्रो दैट इज रिक्वायर्ड इन लार्ज क्वांटिटी, जो प्लांट को लार्ज क्वांटिटी में रिक्वायरमेंट होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। जो स्मॉल क्वांटिटी में रिक्वायर्ड होते हैं उनको माइक्रो। तो लार्ज क्वांटिटी में रिक्वायरमेंट जो होते हैं उनका नाम क्या है? सोडियम, पोटेशियम, सोडियम फॉस्फोरस पोटेशियम, सोडियम फॉस्फोरस पोटेशियम। इसके अलावा और क्या रिक्वायरमेंट होता है लार्ज क्वांटिटी में? कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर, ठीक है ना। कौन पी के? NPK। कौन पी के? अब NPK से याद क्या रखना है? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस,
बोलते हैं ना फॉस्फेट्स आते हैं, खाद वगैरह जो बोलते हैं ना, फॉस्फेट डालना है खेत में, सल्फेट डालना है, ठीक है ना। हाँ, तो इनके साथ में पोटास वगैरह होता है, तो पोटेशियम, फॉस्फेट, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन भी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होता है, कैल्शियम भी रिक्वायरमेंट होता है, मैग्नीशियम एंड सल्फर। और माइक्रो में क्या जाते हैं, माइक्रो में आपका मैग्नीज, जिंक, कॉपर, मैग्नीज, जिंक, कॉपर, मोलिब्डेनम और क्लोराइड, मैग्नीज, जिंक, कॉपर, मोलिब्डेनम, क्लोराइड, ठीक। मैग्नीज, जिंक, कॉपर, मोलिब्डेनम, क्लोराइड, ठीक है। ये कौन याद रखेगा, आप लोगों को याद रखना एग्जाम में, ठीक है ना। मैग्नीज, जिंक, कॉपर, मोलिब्डेनम, क्लोराइड, मैग्नीज, जिंक, कॉपर, मोलिब्डेनम, क्लोराइड, ये क्या है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का मतलब क्या होता है बेटा, आप बताओ। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को डिफाइन कैसे करेंगे, उसको अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे, दैट इज माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आर द न्यूट्रिएंट्स विच आर रिक्वायर्ड इन लेस क्वांटिटी, which are required in less quantity are called micronutrients. Example, मैग्नीज, जिंक, कॉपर, मैग्नीज, जिंक, कॉपर, कौन सा 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 क्लोराइड, मोलिब्डेनम, क्लोराइड। ऐसे याद करने के लिए बोलते हैं ना, कौन सा कॉपर, मैग्नीज, जिंक, कॉपर, कौन सा कॉपर, कौन सा क्लोराइड, मोलिब्डेनम, क्लोराइड, ठीक है ना। सोडियम, पोटेशियम, सोडियम, फॉस्फोरस, पोटेशियम, सोडियम, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, ये क्या है आपके मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। इसके अलावा भी एयर से जनरली क्या ऑक्सीजन मिल जाती है, ठीक है ना, और वाटर से उसको क्या ऑक्सीजन वाटर से भी मिल जाती है और H2 भी मिल जाता है। तो ये चीज़ें ध्यान रखना। अब ये हो गए न्यूट्रिएंट्स। अब ये न्यूट्रिएंट्स प्लांट के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, किसी भी प्लांट को ग्रोथ करने के लिए। अब इसमें इम्प्रूवमेंट कैसे कर सकते हैं, इसको अप्रोचेस क्या है। अब मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की भी ज़रूरत होती है और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की भी ज़रूरत होती है। किसकी, हाँ। तो क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है आपसे, मैक्रो एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या है, मैक्रो और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या है, या एमसीक्यूज में पूछ लिया जा सकता है, इनमें से कोई नाम दिए हो सकते हैं और इनमें से कोई नाम दिए हो सकते हैं, या मिक्स्ड करके दे देंगे और पूछेंगे कि सिलेक्ट द वन, मैक्रो कौन सा है और माइक्रो कौन सा है, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करके याद रखना है उसको, है ना। तो माइक्रो क्या होते हैं, जो लेस क्वांटिटी में रिक्वायर्ड होते हैं, और मैक्रो क्या होते हैं, जो लार्ज क्वांटिटी में रिक्वायरमेंट होते हैं। अब इसके बाद में जो न्यूट्रिएंट्स हैं, ये सोर्स क्या है न्यूट्रिएंट्स का, व्हाट इज द सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स का सोर्स एनवायरनमेंट तो है, न्यूट्रिएंट्स का सोर्स क्या है, एनवायरनमेंट है, और सॉइल अपने आप में न्यूट्रिएंट्स प्रोड्यूस करती है। एनवायरनमेंट तो है ही है, और सॉइल क्या करती है, अपने आप में न्यूट्रिएंट्स प्रोड्यूस करती है। लेकिन हमको क्या करना है, इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज करना है। तो इसके लिए आपके पास में दो सोर्सेस है, एक आपका मैन्योर है, ऑर्गेनिक, जिसको हम क्या बोलेंगे, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करने वाला, ऑर्गेनिक मैटर बोल सकते हैं, और एक आपका फर्टिलाइज़र। तो फिर मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र में डिफरेंस पूछा जाता है, मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र में डिफरेंस क्या होता है। तो ये क्या होते हैं, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। ये क्या होते हैं, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। ये क्या होते हैं, इनऑर्गेनिक होते हैं, इनऑर्गेनिक केमिकल होते हैं। ये क्या होते हैं, इनऑर्गेनिक केमिकल होते हैं। मैन्योर की बात करें तो ये दीज आर प्रिपेयर्ड इन नेचुरल मेथड, दीज आर प्रिपेयर्ड बाय नेचुरल मेथड। इनको हम नेचुरली प्रिपेयर करते हैं, नेचुरल मेथड से प्रिपेयर करते हैं। इनको हम कैसे प्रिपेयर करते हैं, इंडस्ट्री में प्रिपेयर करते हैं, इंडस्ट्रीज में प्रिपेयर करते हैं इनको हम इंडस्ट्री में प्रिपेयर करते हैं, नेचुरली प्रिपेयर करते हैं हम नेचुरल में। अब मैन्योर्स की बात करें तो मैन्योर्स में एक और क्या है प्लस पॉइंट, हाँ, इम्प्रूव सॉइल क्वालिटी, इम्प्रूव क्वालिटी। ये क्या करेंगे, ये सॉइल क्वालिटी को उतना इम्प्रूव नहीं करते हैं, ठीक है ना, कंपैरेटिवली लेस इम्प्रूवमेंट, ठीक है ना, कंपैरेटिवली बात करें तो लेस इम्प्रूव करते हैं। भाई फिर हम डालेंगे ही क्यों इनको,
कंपैरेटिवली बात करें तो ये बहुत अच्छे से सॉइल की क्वालिटी को इंप्रूव करते हैं। तो फिर क्वेश्चन कई बार ये बन जाता है कि मैन्योर इंप्रूव द सॉइल क्वालिटी हाउ, एक्सप्लेन, उसको एक्सप्लेन करना है। तो फिर आपको ये बताना है कि ये क्या करते हैं, मैन्योर जो करते हैं, ऐड ह्यूमस टू द सॉइल, ऐड ह्यूमस टू सॉइल, सॉइल में ये ह्यूमस ऐड करते हैं। ये क्या करते हैं, डू नॉट ऐड, ये ऐड नहीं करते, ये ऐड करते हैं ह्यूमस। ह्यूमस क्या होता है, जो ऑर्गेनिक मैटर होते हैं वो एक तरीके का ऐसा पोरस मटेरियल बनाते हैं, एक तरीके की ऐसी सॉइल बनाते हैं जिसमें क्या होता है, वाटर रिटेंशन कैपेबिलिटी होती है और एयर को भी पास होने के लिए वो परमिएट करते हैं। दो चीज़ें होती हैं ह्यूमस में, क्या होती है, वाटर रिटेंशन कैपेबिलिटी होती है, ह्यूमस में क्या होती है, वाटर रिटेंशन कैपेबिलिटी होती है, और दूसरा क्या होता है, एयर को परमिट करते हैं वो इजीली, परमिट एयर टू एंटर इनटू द सॉइल इजीली, जिससे कि रूट तक में क्या हो, इजीली प्लांट को क्या मिल जाए। हाँ, प्लस साथ में ह्यूमस क्या करती है, एक और चीज़, जो आपके सॉइल फ्रेंडली ऑर्गेनिज्म है उनको भी सर्वाइवल के लिए सपोर्ट प्रोवाइड करती है, जैसे कि अर्थवॉर्म, अर्थवॉर्म को भी क्या करती है, सपोर्ट प्रोवाइड करती है, जो नेचुरल। तो इस तरीके से ये सॉइल की क्वालिटी को इंप्रूव करती है। तो वाटर रिटेंशन कैपेबिलिटी बढ़ाकर, एयर की परमिएबिलिटी को इंक्रीज करके, तीसरा जो सॉइल के ऑर्गेनिज्म है दैट इज फ्रेंडली फॉर द क्रॉप फ्रेंडली ऑर्गेनिज्म, उनकी सर्वाइवल को सपोर्ट करती है, सपोर्ट द सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन द सॉइल। क्या करती है, सपोर्ट सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन द सॉइल। एग्जाम्पल अर्थवॉर्म, आया समझ में। ये इसमें क्वालिटी नहीं होती है कि ये इस चीज़ को सपोर्ट करे। अब दूसरा हम बात करें जो स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स हैं, न्यूट्रिएंट रिचनेस की बात करें तो कौन सा न्यूट्रिएंट्स रिच होता है, फर्टिलाइजर जो रहता है न्यूट्रिएंट रिच होता है, क्योंकि उसमें कैलकुलेटेड अमाउंट में जो भी न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड होते हैं प्लांट को, वो कैलकुलेटेड अमाउंट में होते हैं। तो ये क्या होता है, न्यूट्रिएंट रिच होता है। ये किसका बेनिफिट है, न्यूट्रिएंट रिच, ठीक। और ये क्या होता है आपका, न्यूट्रिएंट पुअर कंपाउंड्स होते हैं, मतलब इसमें न्यूट्रिएंट्स जितनी रिक्वायर्ड होते हैं नहीं होते कैलकुलेटेड अमाउंट में। फिर हम बात करें तो ये स्टोरेज के लिए स्पेस इनको क्या होता है, बहुत सारा ट्राली भर के गोबर रखना है, कहाँ रखोगे, स्टोरेज के लिए बड़ा एरिया रिक्वायर्ड होता है, दे रिक्वायर्ड, हाँ, बिग एरिया फॉर द स्टोरेज। इनके लिए क्या होता है, लेस एरिया, कम एरिया में भी स्टोरेज के लिए ये इजीली हो जाते हैं, स्टोर कर सकते हैं, ठीक। हाँ, और केवल, और एक और वर्ड आएगा आपको, ऑर्गेनिक फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग इंपॉर्टेंट है, नेचुरल चीज़ों का यूटिलाइज करके, ठीक है ना। इन ऑर्गेनिक फार्मिंग हम बिल्कुल नो और लेस यूटिलाइजेशन ऑफ केमिकल्स, ठीक है ना। हाँ, व्हेन क्रॉप इज डन विदाउट यूजिंग केमिकल्स, ठीक है ना, बाय यूजिंग मैन्योर्स, इट इज कॉल्ड ऑर्गेनिक फार्मिंग। क्या कहलाती है, ऑर्गेनिक फार्मिंग। और आपको मैन्योर में एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है मैन्योर में, वो क्या है, मैन्योर्स के टाइप्स। मैन्योर्स 3 टाइप की हो सकती है, कौन कौन सी, हाँ, कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट और ग्रीन मैन्योर। मैन्योर्स की कितनी क्लास होती हैं, कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट और अब इसको जल्दी से समझ लें। कंपोस्ट का मतलब क्या होता है, जो भी आपका वेस्ट मटेरियल है, हाउस होल्ड वेस्ट हो, चाहे आपका एनिमल एक्सक्रीटा हो, ठीक, हाँ, वो भी हम बात बोल सकते हैं। उन सबको हम क्या करते हैं, एक पिट में भर के डंप कर देते हैं, ठीक है ना। तो धीरे धीरे क्या होते हैं, वो मैन्योर में कन्वर्ट हो जाते हैं और उसको फिर हम यूटिलाइज कर लेते हैं इन द फील्ड। तो इसको हम क्या बोलते हैं, कंपोस्ट। इसको क्या बोलते हैं, कंपोस्ट। अब वर्मी कंपोस्ट क्या होता है, सेम वही प्रोसेस है जिसमें हम वेस्ट ऑफ एनिमल एक्सक्रीटा और जो आपका प्लांट वेस्ट है उन सबको हम डंप कर लेते हैं एक पिट में, लेकिन उसमें हम क्या ऐड कर देते हैं, उसमें हम अर्थवॉर्म ऐड कर देते हैं। तो मैन्योर इज मेड विद द हेल्प ऑफ अर्थवॉर्म, इज कॉल्ड वर्मी कंपोस्ट। इसमें क्या होता है,
अर्थवॉर्म जो कंपोस्टिंग की प्रोसेस होती है, तो कई बार ये भी पूछते हैं कंपोस्टिंग क्या है। कंपोस्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मैन्योर बाय द वेस्ट मटेरियल। जो आपके वेस्ट मटेरियल है उनसे मैन्योर बनने की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कंपोस्टिंग बोलते हैं। एक डिफरेंस ये भी बता सकते हो, कंपोस्टिंग में इट टेक्स टाइम, लेकिन फर्टिलाइजेशन को बनाने में इंडस्ट्री में बहुत टाइम नहीं लगता, कम समय में लार्ज प्रोडक्शन आप उसका कर सकते हैं। लेकिन मैन्योर को इट टेक्स टाइम, इट टेक्स स्पेस फॉर द फॉर्मुलेशन एज वेल एज फॉर स्टोरेज। लेकिन हाँ, उससे जो हमको फूड मिलता है वो क्वालिटी फूड हमको मिलता है, उसमें पॉइजनस या केमिकल्स नहीं होते हैं। तो कंपोस्ट और वर्मी कंपोस्ट में डिफरेंस समझ में आया। इसमें हम अर्थवॉर्म का यूज़ कर लेते हैं। अर्थवॉर्म का यूज़ करने से बेनिफिट क्या मिलता है, कई बार डिफरेंस पूछते हैं। डिफरेंस क्या है, जब कंपोस्ट वर्मी कंपोस्ट सेम है तो प्रोसेस ऑफ जो कंपोस्टिंग है वर्मी कंपोस्ट में क्या हो जाती है, कंपोस्ट की तुलना में फास्ट हो जाती है बस। और ग्रीन मैन्योर क्या है, कुछ हम प्लांट्स को उगाते हैं, प्लांट जो होते हैं ना, जैसे कि आपका हेम्प हो गया, ग्वार हो गया, ये कुछ प्लांट्स होते हैं, इनको हम ग्रो करते हैं फील्ड में, ठीक है ना, जो हमारा खेत होता है उस फील्ड में ग्रो करते हैं, और इनको हम मुल्च कर देते हैं, रप्चर कर देते हैं ट्रैक्टर से, ट्रॉली से, है ना, प्लॉइंग कर देते हैं इनकी, तो ये क्या होते हैं, सॉइल में पूरे तरीके से मिक्स्ड हो जाते हैं। और इनमें भी क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, और ये न्यूट्रिएंट्स किसको सप्लाई मिल जाती है, आपके सॉइल को। तो इस तरीके से मैन्योर प्रोवाइड करना, इसको हम बोलते हैं ग्रीन मैन्योर। तो कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट और ग्रीन मैन्योर। कोई डाउट? हाँ क्या उनको अच्छे से जड़ सहित रप्चर कर दिया ना हमने, और कुछ समय के लिए खेत में उनको ऐसी सड़ने दिया। आया समझ में? तो ये क्या हो गया आपका कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट और ग्रीन मैन्योर। तो मैन्योर और फर्टिलाइजर में जो डिफरेंस है मस्ट याद कर लेना इसको। प्लस मैन्योर में कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट और ग्रीन मैन्योर, ये क्वेश्चन आपका आता ही आता है। और इसी से एक क्वेश्चन और याद रखना है आपको, ऑर्गेनिक फार्मिंग। इसी से क्या एक और चीज़ याद रखनी है, ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होती है। फिर इसके बाद में नेक्स्ट है आपका इरिगेशंस। इरिगेशन, तो इरिगेशन क्या है, वाटरिंग टू द प्लांट। इरिगेशन क्या है, वाटरिंग टू द प्लांट्स। अब इरिगेशन के सोर्सेज क्या है, वेल्स। तो दो तरीके के बेल्स होते हैं, डक और ट्यूब बेल्स। डक बेल्स मतलब जिनसे कि आप पानी निकालते हैं, इस तरीके के होते हैं। और ट्यूब बेल्स में विद द हेल्प ऑफ मशीन्स आप क्या कर सकते हैं। फिर कैनाल भी सोर्स है एक इम्प्रूवमेंट के लिए। जैसे देखा होगा कई जगहों से कैनाल बन गई है ना, जिससे कि वाटर की सप्लाई बढ़ जाती है। पानी को क्रॉप को ग्रो करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, वाटर सप्लाई। तो वाटर सप्लाई के लिए आप क्या कर सकते हैं, कुएं बना सकते हैं, है ना। तो डक बेल्स होते हैं और ट्यूब बेल्स होते हैं। फिर कैनाल्स होती हैं। फिर टाइप्स ऑफ इरिगेशन में क्या आ जाता है, एक आपका स्प्रिंकलर इरिगेशन। मॉडर्न मेथड जो होती हैं वो क्या होती हैं, स्प्रिंकलर मेथड होती है। और दूसरा होता है आपका ड्रिप इरिगेशन। तो ड्रिप इरिगेशन में सबसे ज़्यादा वाटर जो होता है क्या होता है, सेव होता है। ये बात याद रखना, मॉडर्न मेथड है, ठीक है ना। नहीं तो पुरानी मेथड्स भी होती हैं, ठीक है ना, राहट, घेटली, इस तरीके की कुछ मेथड्स हैं जो ओल्ड मेथड है। लेकिन इरिगेशन वाटरिंग टू द प्लांट प्रोसेस है, इसमें वेल्स, कैनाल्स के माध्यम से। और मॉडर्न मेथड क्या है, स्प्रिंकलर सिस्टम और ड्रिप इरिगेशन। ड्रिप इरिगेशन में जो, हाँ दैट इज ट्यूब बेल ना, ट्यूब बेल है ना वो एक तरीके का। हाँ वेरी गुड, वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग बाय मेकिंग सोक पिट, ठीक, बारिश के पानी को स्टोर करना। मतलब हम बहुत गहरा गड्ढा करके उसमें कुछ पत्थर, कुछ चूना, ऐसी चीज़ें ऐड कर देते हैं और उसको सोक पिट बोलते हैं। आने वाले समय में और अभी भी कई जगहों पर ये रूल्स है कि जब आप बिल्डिंग बना रहे हैं तो एक सोक पिट भी बनाना कंपलसरी हो गया है। मतलब वाटर का जो ड्रेनेज है वो प्रॉपर, उससे क्या होता है, वाटर का लेवल बढ़ता है। वाटर का लेवल जहाँ मिलता है उसको पॉइंट को क्या बोलते हैं, वाटर टेबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो वाटर टेबल का क्या होती है, इम्प्रूव होती है उससे।
रेन वाटर हार्वेस्टिंग उसको बोलते हैं, मतलब जो पानी बारिश का उसको स्टोर करना। फिर एक और इसमें क्या आ जाएगा, क्रॉप पैटर्न। क्या आ जाएगा, क्रॉप पैटर्न। अब क्रॉप पैटर्न में 3 तरीके के पैटर्न हमने देखे, ठीक है ना। क्रॉप पैटर्न में कितने तरीके के पैटर्न होते हैं, और इसमें जो सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है वो है क्रॉप रोटेशन। क्या, क्रॉप रोटेशन। फिर आपका होता है इंटरक्रॉपिंग, और एक होता है आपका मिक्स्ड क्रॉपिंग। मिक्स्ड क्रॉपिंग का मतलब क्या होता है, मिक्स्ड क्रॉपिंग का मतलब होता है कि आपने 2 क्रॉप को एक साथ, दोनों क्रॉप के एक सीड एक साथ आपने मिक्स्ड क्रॉप कर दिया, है ना। ग्रोइंग 2 क्रॉप्स इन अ 1 फील्ड, एक ही एरिया में 2 क्रॉप्स को उगाना, जैसे कि आपका वीट और ग्राम। तो यहाँ पर वीट, गेहूँ सब मिक्स्ड है, आपका गेहूँ और चने जो है मिक्स्ड है एक ही एरिया में। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या होगी, प्रॉब्लम ये होगी कि जब वो क्रॉप बढ़ गई तो फिर उसको अलग अलग करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, हार्वेस्टिंग की प्रोसेस डिफ़िकल्ट हो जाती है, इसमें ये नुकसान है। हम करते क्यों हैं क्रॉप पैटर्न, क्यों करते हैं, न्यूट्रिएंट्स में कंपटीशन ना हो आपस में। जो न्यूट्रिएंट है उनमें क्या हो, प्लांट्स में न्यूट्रिएंट्स के लिए कंपटीशन ना हो। जैसे अलग क्रॉप है तो उसको डिफरेंट न्यूट्रिएंट रिक्वायर्ड होते हैं, दूसरी क्रॉप है तो उसको डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। कोई पूछेगा कि क्यों, इसका पर्पस है तो जो सॉइल है, सॉइल से न्यूट्रिएंट्स एग्जॉस्ट ना हो जाए पूरे, है ना। आया समझ में। इंटरक्रॉपिंग का मतलब क्या होता है, इसमें भी हम 2 क्रॉप को एक साथ ग्रो करते हैं, बट इन अ पैटर्न, इन अ स्पेसिफिक पैटर्न। जैसे कि इतने एरिया में हमने एक क्रॉप को ग्रो किया, फिर इतने एरिया में हमने क्या किया, दूसरी क्रॉप को ग्रो किया, फिर इतने एरिया में फिर हमने पहली वाली क्रॉप को ग्रो किया, फिर इतने एरिया में। तो ये क्या हो गया, इंटरक्रॉपिंग हो गया एक तरीके से। क्या हो गया, इंटरक्रॉपिंग हो गया। इसमें एग्जाम्पल आ जाएगा सोयाबीन और मेज। इससे क्या होगा, ये जो प्रॉब्लम मिक्स्ड क्रॉपिंग में थी वो प्रॉब्लम इसमें नहीं आएगी। आ रहा समझ में। डिफरेंस आपको याद रखना है, मिक्स्ड क्रॉप में एक साथ हमने सीड डाल दी एक फील्ड में, तो गेहूं भी उग रहा है, बाजू में चना भी उग रहा है उसके, लेकिन अब उसको निकालना अलग अलग डिफिकल्ट है। लेकिन इंटरक्रॉपिंग में क्या हो गया, एक इतना एरिया आपने बना दिया सोयाबीन, फिर इतने एरिया में आपने मेज, फिर इतने एरिया में सोयाबीन, फिर इतने एरिया में मेज। तो एक पैटर्न में क्रॉप को ग्रो करना, जिसको बोलते हैं इंटरक्रॉपिंग। फिर आता क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन में क्या करते हैं, ग्रोइंग क्रॉप वन आफ्टर अनदर, एक क्रॉप को ग्रो करना, फिर उसके बाद में दूसरी क्रॉप को उसी फील्ड में ग्रो करना। जैसे एक साल जैसे उसने क्या लगाया, राइस लगाया, तो फिर उसके बाद में उसने क्या लगाया, वीट लगाया। तो इसमें क्या होगा, एक टाइम तक जब फिर से वो टाइम आ जाएगा कि वो राइस ग्रो करेगा, तो राइस के लिए जो न्यूट्रिएंट्स उतनी देर में क्या हो जाएंगे, वो रिकवर हो जाएंगे। उसको हम क्या बोलते हैं, रीप्लेनिश। उसको हम क्या बोलते हैं, रिप्लेनिशमेंट। तो कई बार ऐसा पूछते हैं कि ये जो हम करते हैं, चाहे मिक्स्ड क्रॉपिंग हो, इंटरक्रॉपिंग हो, सॉइल क्रॉप रोटेशन हो, ये हम क्यों करते हैं, सॉइल रिप्लेनिशमेंट के लिए। सॉइल रिप्लेनिशमेंट का मतलब क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स रीगेन हो जाए उस ड्यूरेशन में। क्या हो जाए, जो सॉइल है वो नेचुरल प्रोसेसेस से उन न्यूट्रिएंट्स को फिर से बना ले ड्यूरिंग दैट जो उसको पीरियड मिल गया उतने टाइम में। ठीक, इनमें 2 क्रॉप कर दी तो उतना कंपटीशन नहीं होगा, इनमें भी हमने इंटर क्रॉप कर दी तो उतना कंपटीशन। सबसे ज़्यादा सॉइल रिप्लेनिशमेंट कौन सी मेथड से होगा, क्रॉप रोटेशन से। तो क्रॉप रोटेशन का मतलब क्या होता है, हम तीनों मेथड में क्या कर रहे हैं, क्रॉप को ग्रो कर रहे हैं। मिक्स क्रॉप में 2 क्रॉप को एक साथ, दोनों क्रॉप के सीड एक साथ एक ही जगह पर हम बो देते, लेकिन कोई पैटर्न नहीं होता, एक साथ हमने कर दिया। प्रॉब्लम इसमें क्या है, हार्वेस्टिंग में प्रॉब्लम है। फिर उसके बाद में एक सॉल्यूशन निकल के आया इंटरक्रॉपिंग। इंटरक्रॉपिंग में हम 2 क्रॉप को इसमें भी एक साथ ग्रो करेंगे, लेकिन इन अ पैटर्न, इन अ स्पेसिफिक पैटर्न में। और क्रॉप रोटेशन में 1 टाइम में 1 क्रॉप ग्रो करेंगे, फिर उसके बाद में अनदर क्रॉप ग्रो कर देंगे, जिससे क्या होगा, जो सेकंड क्रॉप हम ग्रो करेंगे, फर्स्ट क्रॉप के आने तक जो फर्स्ट क्रॉप में न्यूट्रिएंट्स एग्जॉस्ट हो गए थे, वो जब तक उसमें रीगेन हो जाएंगे फिर से, उसको हम क्या बोलते हैं, सॉइल रिप्लेनिशमेंट।
तो ये क्वेश्चन आता है सॉइल रिप्लेनिशमेंट से क्या समझते हैं आप, कैसे कर सकते हैं? बाय क्रॉप रोटेशन, इंटर क्रॉपिंग और मिक्स क्रॉपिंग के माध्यम से आप सॉइल रिप्लेनिशमेंट कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली क्या होगा, क्रॉप क्या हो जाएगी, इम्प्रूव हो जाएगी। क्रॉप क्या हो जाएगी, इम्प्रूव हो जाएगी। कोई प्रॉब्लम नहीं आती। नहीं, उतनी प्रॉब्लम कहाँ है, इतने एरिया में आप वो निकाल लोगे सोयाबीन, इतने में मेज सोयाबीन, उतनी प्रॉब्लम तो नहीं है ना। तो समझ में आया? थैंक यू वेरी मच।